नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हम सबकी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज की टॉप लाइन की अगर बात करें तो सबसे पहली प्रमुख खबर होगी दिल्ली से, जहां पर बूथ पर अब जोर दिया जा रहा है और जिसकी वजह से दिल्ली में सियासी शोर है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर लगातार चुनावी प्रचार इस वक्त किया जा रहा है तीनों पार्टियों की तरफ से। खास तौर पर जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, पूरी जो जान है वो इस वक्त चुनावी प्रचार में झोंक दी है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो दूसरी प्रमुख खबर है वो है महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां पर आज कहीं ना कहीं महाकुंभ से चलेगी यूपी की सरकार, क्योंकि आज होने जा रही है महा कैबिनेट और कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। कौन कौन से होंगे वो प्रस्ताव करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अपने पद पर सत्ता में आते ही, अपने पद पर शपथ लेते ही तुरंत एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए, जिनकी वजह से खलबली इस वक्त मच गई है। और क्या कुछ असर उसका देखने को मिल रहा है बताएंगे विस्तार से आपको। तो ये तमाम वो 3 प्रमुख खबर है जिन पर रहेगी आज हमारी नजर। लेकिन साथ ही जो पहली प्रमुख खबर है उससे कर लेते हैं शुरुआत न्यूज पंच की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है। हर कोई दिल्ली वालों का दिल जीतने में लगा हुआ है। और वहीं अगर हम देखें तो इसके लिए तमाम वायदे और दावे भी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब है दिग्गजों की बारी। जी हां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं आने वाले कल योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए रैली करेंगे। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और हर किसी की नजर इस वक्त दिल्ली पर है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, क्या बीजेपी जीतेगी दिल्ली वासियों का दिल, या फिर क्या कांग्रेस खोल पाएगी 2 बार से बंद पड़ा अपना खाता। ये तमाम सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। करेंगे इसी को लेकर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, लगातार अपने अपने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आज की ही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और उनको सीधा संवाद करेंगे। साथ ही अगर देखें तो जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जोर सीधे तौर पर रहता है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, और उसी का असर कहीं ना कहीं हमें देखने को भी मिलता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, यहाँ पर वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। वो आज सदर जाएंगे और सदर में रैली करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर दिल्ली के इस रण में अब जो दिग्गज नेता है वो इस वक्त लगातार चुनाव प्रचार करते हुए अब हमें नजर आएंगे, क्योंकि 5 फरवरी वो तारीख है जब दिल्ली में होना है मतदान। और मतदान से पहले लगातार पूरी ताकत इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से झोंकी जा चुकी है, जिसमें अगर हम देखें तो इसी कड़ी में आने वाले कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करते हुए भी वो नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से जो योगी आदित्यनाथ हैं, जब वो जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए तो जो उनकी बातें होती हैं, जो उनके बयान होते हैं, वो कहीं ना कहीं सियासी घेर में नजर आते हैं। तो ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे तो उस पर नजर तो हमारी रहेगी ही। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री आज जब बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो क्या मैसेज देंगे, क्या होगा जीत का मंत्र, इस पर भी नजर हमारी लगातार रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर अब पंजाब पॉलिटिक्स भी नजर आने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर प्रवेश वर्मा की तरफ से सीधे तौर पर हमला किया गया है। दिल्ली के अंदर पंजाब के मंत्री और विधायक पहुंचे हुए हैं, ये बात कही जा रही है। और साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली में अब पंजाब नंबर की हजारों गाड़ियां इन दिनों नजर आ रही हैं।
दिल्ली में ये लोग आखिर क्या करने वाले हैं, ये सवाल इस वक्त प्रवेश वर्मा की तरफ से उठाया गया है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार भी कर दिया है। प्रवेश वर्मा के बयान को सुनकर पीड़ा हुई है, ये बात कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अभी तक हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अलग अलग स्तर पर पॉलिटिक्स की जा रही है और अब बारी है पंजाब पॉलिटिक्स की। पंजाब भी अब कहीं ना कहीं इस दंगल में आ चुका है। आम आदमी पार्टी पर प्रवेश वर्मा ने सीधे तौर पर हमला किया है और कहा है कि पंजाब नंबर की कई सारी गाड़ियां इस वक्त दिल्ली के अंदर है और साथ ही दिल्ली में पंजाब के जो मंत्री हैं वो भी इस वक्त आए हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सियासी आर पार भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है प्रवेश वर्मा का और संदीप दीक्षित का, वो आपको सुनाते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? आप कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं। लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। तो दिल्ली के अंदर पंजाब की गाड़ियां जो नजर आ रही हैं उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको सुनाया। इसी के साथ दिल्ली से सबसे बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि संगम विहार में 47 लाख रुपए का जो कैश है वो इस वक्त बरामद किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर और खास तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई भी इसे देखा जा रहा है। चेकिंग के दौरान एक कार से 47 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने और चुनावों से पहले लगातार गाड़ियों की चेकिंग इस वक्त की जा रही है और इसी चेकिंग के दौरान मिले हैं ये 47 लाख रुपए। हालांकि इसको लेकर अभी जांच लगातार की जा रही है। स्टैटिक सर्विलांस टीम जो है उसकी तरफ से ये बरामद किए गए हैं और इनकम टैक्स की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब मात्र कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में लगातार हो रही है चेकिंग गाड़ियों की। कहीं से कैश तो नहीं मिल रहा और ऐसे में ये 47 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि ये इतना बड़ा कैश जो है वो किसका है, इसको लेकर अभी लगातार की जा रही है, इसको जांच हो रही है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जिस जगह से संगम विहार में जब चेकिंग चल रही थी तब वहां पर एक कार से ये पैसे बरामद हुए हैं। लेकिन संगम विहार सीट की आखिर क्या है पूरी कहानी, वो भी आपको बता देते हैं कि आखिर इस सीट से कौन कौन चुनावी मैदान में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंदन कुमार चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिनेश मोहनिया को चुनावी मैदान में उतारा गया और वहीं कांग्रेस ने हर्ष चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इन तीनों प्रत्याशियों के बीच में है कड़ी टक्कर इस बार संगम विहार सीट को लेकर के। आखिर हालांकि मतदान किसके पक्ष में होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर इस सीट की हम बात करें और पुराने नतीजों पे भी अगर हम नजर डालें तो 2020 के नतीजे क्या कहते हैं पहले वो आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया ने जीत दर्ज की थी साल 2020 में और वहीं 2015 में भी दिनेश मोहनिया को ही जीत हासिल हुई थी। 2020 में 75,345 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी और जेडीयू के शिवचरण लाल गुप्ता को 32,823 वोट मिले थे 2020 में। और वहीं 2015 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बिशन स्वरूप अग्रवाल को 3,423 वोट मिले थे। तो 2015 और 2020 दोनों में ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिनेश मोहनिया ने जीत दर्ज की थी इस सीट से और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने दिनेश मोहनिया को ही चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी के शिवचरण लाल गुप्ता को 28,143 वोट मिले थे और जेडीयू के शिवचरण लाल गुप्ता को 32,000 के लगभग वोट मिले थे। बसपा के सुरेश चौधरी को 2,932 वोट मिले थे साल 2020 में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मजबूत प्रत्याशी के तौर पर दिनेश मोहनिया नजर आ रहे हैं। हालांकि जनता के हाथ में है पूरा फैसला, जनता क्या सुनाएगी फैसला, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि 8 फरवरी वो दिन होगा जब आएंगे इस चुनाव के नतीजे, नजर आएगी इस पर। लेकिन इसी के साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेटों के साथ। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी तमाम अपडेट गिरीश हमारे साथ साझा करेंगे। गिरीश, दिल्ली विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो हर रोज नई नई चीजें नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर
जो पंजाबियों की बात की जा रही है कि पंजाब नंबर की जो गाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर नजर आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? गोविंदपुरी गली नंबर प्रचार प्रसार तो चल रहा है, लेकिन आरोप आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता है, उनको पंजाबी गाड़ियों की बात की जाए तो जो दिल्ली में नई दिल्ली के अंदर भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने सवाल उठाया है कि दिल्ली के अंदर इतनी पंजाब की गाड़ियां आखिर क्या कर रही हैं। हजारों की संख्या में उन्होंने गाड़ियों की बात कही है। इसके साथ उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताया है कि जो कई निजी 5 स्टार होटल हैं उनको पंजाब के लोगों के लिए बुक कर दिया गया है, क्योंकि नजदीक में जो है 26 जनवरी भी है। आतिशी मार लेना, क्या कुछ करिए एक बार वो सुन लेते हैं। आतंकवादियों की पार्टी है। 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी, उसको अंदर करवाऊंगा और साथ में तू मेरे साथ बाहर नहीं निकली तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा 8 तारीख के बाद। ये रमेश बिधूड़ी जी ने खुद फोन करके आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को धमकी दी। 19 तारीख को ही गोविंदपुरी गली नंबर 5 में हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्तेदार अंकित गुप्ता दिल्ली के बाहर से आया हुआ था, डोर टू डोर प्रचार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पटका छीना, उसको थप्पड़ मारा और जो पर्चे उसके हाथ में थे उनको जला दिया। 20 जनवरी कल नवजीवन कैंप के F ब्लॉक में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम, कई बच्चों को उन्होंने लगाया हुआ था स्टिकर्स चिपकाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। जब हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो वहीं पर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली गलौज करी। कल ये भी 20 तारीख को 1 नंबर गली गोविंदपुरी में, और इसकी कल मैंने शिकायत भी करी इलेक्शन कमीशंस के ऑफिसर से। मनीष बिधूड़ी जी जो कहते हैं कि वो रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया और कहा घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। 21 तारीख को गिरिनगर में मानव कल्याण कैंप के सामने फिर से इन राजीव भाटी जी ने हमारे एक कार्यकर्ता रोशन चौहान जी को रोका। तो आतिशी मार्लेना को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आई हैं। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कुंभ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह पर्व प्रकृति एवं जीव तत्वों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित कर उनमें जीवनदायी शक्तियों को समाविष्ट करने का उपक्रम भी है। प्रकृति ही जीवन व मृत्यु का आधार है। ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य अति आवश्यक हो जाता है। कहा भी गया है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम खबरें दिल्ली विधानसभा से चुनाव से जुड़ी हुई। और इसी बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश लगातार बने हुए हैं। गिरीश, हम बात कर रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की, और ऐसे में अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर संगम विहार से एक गाड़ी से 47 लाख रुपए बरामद किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाबी गाड़ियों को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संदीप दीक्षित को भी हमने सुना, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार देखिए दिल्ली के अंदर काफ़ी संख्या में पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में पहुंची हुई हैं, जिसको लेकर परवेश वर्मा ने भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हैं, उन्होंने भी पुलिस और चुनाव आयोग को शिकायत की है कि जो गाड़ियाँ पंजाब की गाड़ियाँ उनसे उनको परहेज नहीं है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं पूरी तरह से सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है पंजाब की ओर से। इसका सवाल कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित ने यहाँ उठाया है। इसके अलावा आज कल की एक बड़ी खबर भी है, रात में जो दिल्ली पुलिस ने एक गाड़ी को पकड़ा है जिसमें से 47 लाख रुपए नकदी पकड़ी है, यानी कि कैश पकड़ा गया है, जो एक बड़ा सवाल उठा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस समय आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में जो चुनाव आयोग की तरफ से खास तौर पर निर्देश है कि 50,000 से ज्यादा कोई पैसा अपनी जेब में लेकर नहीं घूम सकता है। ऐसे में 47 लाख रुपए लेकर अपनी गाड़ी के अंदर घूम रहे थे। क्या इस पैसे का दुरुपयोग किया जाना था? क्या इसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना था? बिल्कुल गिरीश, अब कहीं ना कहीं 47 लाख रुपए को लेकर के जांच इस वक्त की जा रही है। लेकिन साथ ही गिरीश, अगर हम देखें तो चुनाव प्रचार भी जोरों पर है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आज बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जीत का मंत्र देंगे। वहीं राहुल गांधी आज दिल्ली में रैली करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी लगातार वोटरों से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल कृतिका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 बजे नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत जो दिल्ली के अंदर 13,033 पोलिंग स्टेशन हैं, उनके जो कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे उनको संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही उन कार्यकर्ताओं में जोश भर जाएगा और वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार में और ज़्यादा जुट जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं जो दिल्ली भाजपा है उसके लिए भी अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है संवाद करने जा रहे हैं नमो ऐप के माध्यम से। इसके अलावा जो राहुल गांधी हैं वो भी आज एक रैली के अंदर आ रहे हैं। इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के नजदीक ये रैली रखी गई है, जहां पर वो प्रचार के लिए उतरेंगे। जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। तो इस समय जो है चुनाव का जो प्रचार है वो इस समय अपनी पीक समय पे पहुंच गया है। हर कोई जो स्टार प्रचारक है वो अपने जो विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके पक्ष में जो मतदाता हैं वो वोट डालें। हालांकि जो दिल्ली के बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस वक्त जुटे हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए गिरीश। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। महाकुंभ से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर है, जहां आपको बता दें कि संगम नगरी में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और हर रोज लाखों की संख्या में गंगा में आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। तो वहीं आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज संगम नगरी में योगी कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। पहले पूरा मंत्रिमंडल गंगा में डुबकी लगाएगा और उसके बाद होगी ये अहम बैठक। अब इस बैठक में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है इस पर तो हमारी नजर लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, जिनमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। तो वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे और साथ ही महाकुंभ को भव्य बनाने वालों को सम्मानित भी करेंगे। तो ऐसे महाकुंभ में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का आंकड़ा क्या कुछ कहता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको उससे पहले बताते हैं कि आज संगम नगरी में होने वाली योगी कैबिनेट के मंथन के बारे में, क्योंकि आज है महाकुंभ का 10वां दिन और आज योगी कैबिनेट का मंथन वहां पर होने जा रहा है। तो क्या कुछ प्रस्ताव रहेंगे, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। तो महाकुंभ में कहीं ना कहीं पूरा योगी दरबार है और ऐसे में प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की आज विशेष बैठक होने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस विशेष बैठक में कई सारे
प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। दोपहर 12 बजे से नैनी के अरेल स्थित त्रिवेणी संकुल में ये अहम बैठक होगी और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ऐसे में अगर हम देखें तो श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया और इसीलिए इस बैठक को अरेल में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो विकास को और गति देने वाले कई सारे महत्वपूर्ण फैसले आज वहां पर लिए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में और आगे उन्नति करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी भी लगाएंगे और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल भी आस्था की डुबकी आज लगाएगा और डुबकी के बाद हम देखें तो ये अहम बैठक होने जा रही है। और ऐसे में महाकुंभ में कई सारे रिकॉर्ड भी टूट गए हैं, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चलिए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अश्वनी, महाकुंभ में कई सारे रिकॉर्ड भी लगातार टूट रहे हैं क्योंकि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में अगर हम देखें तो आज योगी कैबिनेट की बैठक भी वहां होने जा रही है। क्या ऐतिहासिक मायने इसके? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ऐतिहासिक और बेहद अपेक्षित क्षण उत्तर प्रदेश के लिए। दूसरी बार प्रयागराज के महाकुंभ में, पहली बार और पिछले कुंभ में, दोनों कुंभ मिलाकर दूसरी बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की पूर्ण बैठक हो रही है। सभी मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये पूरा का पूरा पंडाल बना हुआ है, यहीं पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और यही मंत्रिपरिषद की बैठक में बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जिनकी आधिकारिक औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी 54 मंत्री जो राज्य सरकार में हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और सबके सब जो है यहाँ पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे तो उनकी अध्यक्षता में 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। ये पूरा का पूरा पंडाल आप देख सकते हैं और उसके बाद यहीं से सब वीआईपी घाट जाएंगे। वीआईपी घाट एकदम नज़दीक में ही है जहाँ से संगम नोज पर बने हुए वीआईपी जेटी में वो स्नान करेंगे। इससे पहले भी जब साल 2019 में हुआ था, उस साल 2019 में समूचे मंत्रिमंडल ने बैठक करने के बाद स्नान किया था। बैठक पहले होगी और उसके बाद समूचा मंत्रिमंडल स्नान कर दिया जाएगा जिसमें सभी 54 मंत्री और संत महात्मा भी हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्षण इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, चाहे हम बात करें पूर्वांचल की, ये बेहद औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, रोजगार की स्थितियों के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सबको इस बात की अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो इस क्षेत्र के रोजगार बिल्कुल क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, अश्वनी इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब रुक कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार आ चुकी है और सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे पूरे करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल शपथ लेने के बाद से जो बाइडेन सरकार के 78 नीतियों को रद्द कर चुके हैं और कई नए फैसलों के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कई सारे पाइपलाइन में भी हैं। और खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम फैसलों का असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगा। दरअसल बर्थ राइट पॉलिसी को बदलने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए गए। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका को दक्षिणी सीमाओं पर इमरजेंसी लगा दी गई। WHO से अमेरिका को बाहर होने का आदेश दिया गया। अमेरिका में सिर्फ 2 ही लिंगों को मान्यता मिली और कुल मिलाकर इस समय हर तरफ सिर्फ ट्रंप के फैसलों की चर्चा है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के बाद क्वाड समूह की भी बैठक हुई है और ऐसे में जो फैसले लिए गए हैं उससे बाकी देशों में भी हलचल है। कनाडा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इन फैसलों को लेकर, पहले उस पर नजर डालते हैं। तो अमेरिका को कनाडा की 2 टूक सीधे तौर पर जवाब दे दिया गया है और जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर चेतावनी इस वक्त अमेरिका को दे दी है। और दरअसल अमेरिका को चुकानी होगी कीमत। जो टैरिफ लगाने की बात कही गई है अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर ये 2 टूक कनाडा की तरफ से देखने को मिल रहा है। अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये बात जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं। 25% टैरिफ लगाने की जो योजना है उसको लेकर ये जवाब आया है। कनाडा पर टैरिफ लगाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं कनाडा जो है वो इस वक्त सीधे तौर पर
तैयार नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं ट्रंप सरकार की तरफ से, उसको लेकर के सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि कई सारे देशों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी हैं। तो कनाडा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप की घोषणाओं पर हरदीप सिंह पुरी का क्या कुछ कहना है वो आपको बता दें। भारत में अमेरिका से ज्यादा तेल आने की संभावना है, सीधे तौर पर संभावना उन्होंने व्यक्त की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक की गई घोषणाओं पर हम नजर रख रहे हैं। जो अमेरिका की तरफ से जो तमाम घोषणाएं की गई हैं उस पर नजर रखी जा रही है। बाजार में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आ रही है, ये बात हरदीप सिंह पुरी कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही वैश्विक बाजार में तेल की कोई कमी नहीं है, हरदीप सिंह पुरी ने सीधे तौर पर ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ फैसलों का पहले से ही अनुमान था जो फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन में क्वाड की बैठक भी हुई दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में। ये बैठक कई सारे मायनों में बेहद ही खास और अहम है। भारत से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए। कई नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक की मेजबानी की थी और उनसे भी मुलाकात करते हुए एस जयशंकर नजर आए हैं। इसी पर ले लेते हैं ताजा अपडेट। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, एक के बाद एक कई सारे फैसले जिसको लेकर के कई देशों में इस वक्त खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो क्वाड की ये अहम बैठक क्या नजर आता है, क्या कुछ मायने? देखिए, सबसे पहले ये नीति साफ है कि ट्रंप सरकार या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र कहाँ है। चीन उनके लिए या फिर सारे देशों के लिए एक वाइट एलिफेंट या फिर जो चिंता का विषय है वो चीन है और चीन को सीधी तरह वो उस पर सीधा अपना केंद्र बिंदु बनाते हुए, और ये क्वाड मीटिंग सीधा सीधा संकेत है चीन के लिए कि वो जिस तरह के कदम उठा रहे हैं साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में जो शांति और बहाली की कोशिश बार बार क्वाड कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्वाड एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जो शांति और बहाली के लिए काम करता है। तो ऐसे में संकेत सीधा साफ है, चीन को मैसेज देना। दूसरी तरफ जिस तरह से कनाडा ने रिएक्ट किया है, मैं कहूँगा कनाडा ने कहा है कि आपको जितना टैरिफ लगाना लगाइए, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। एक टैरिफ वॉर का खतरा बड़े स्तर पर नजर आता है, क्योंकि चीन का भी संकेत वही है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले दिन जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली है, वहाँ चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक वार्तालाप फोन से हुई है। तो ऐसे में जरूर सबको पता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा इन सभी देशों के लिए वो है चीन, और चीन को किसी तरह से चेक करना, क्योंकि ट्रंप ने ये साफ कहा है कि 10% से लेकर 60% के बीच टैरिफ मेक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर आ सकता है। तो ऐसे में सबसे कड़ा रुख चीन की तरफ है और मैं कहूँगा ये क्वाड मीटिंग जो आज हुई है उसका भी केंद्र बिंदु चीन ही है और चीन को एक तरह से मैसेज है कि आप कंट्रोल में रहिए, क्योंकि चीन बार बार रूस की मदद से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहूंगा मैसेजिंग बड़ा क्लियर है यहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, क्वाड का, कि हमारी नजर चीन पर है और चीन को किसी तरह से शांत रखने की कोशिश। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अमेरिका में ट्रंप सत्ता संभालते ही कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी रद्द किए गए जो बाइडेन के, और इसके साथ ही कई सारे आदेश भी दिए गए। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।